Hello students, this is the video number 10 of magnetic effect of current. ओके बेटा, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में। साइक्लोट्रॉन जैसे आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि ये साइकिल में काम करने वाला है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है, वास्तव में जब न्यूक्लियस की स्टडी की बात आई, ठीक है ना, कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है या अदर पार्टिकल्स भी न्यूक्लियस के अंदर पाए गए, तो उनकी स्टडी की बात आई तो न्यूक्लियस को तोड़ने की बात आई। न्यूक्लियस टूटेगा, जब उसको हम तोड़ेंगे तभी तो उसके अंदर के पार्टिकल्स के बारे में एनालिसिस कर पाएंगे। तो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए आप हैमर से न्यूक्लियस को नहीं तोड़ सकते हो ना, न्यूक्लियस बहुत ही छोटी साइज का होता है। अगर आप चाहो कि हैमर का यूज करके हम न्यूक्लियस को ब्रेक कर दें तो पॉसिबल नहीं है। न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए न्यूक्लियस के कंपेरेबल ही पार्टिकल चाहिए, और वो पार्टिकल हाई एनर्जेटिक होना चाहिए। जैसे अल्फा पार्टिकल हुआ आपका 2He4++, प्रोटॉन हुआ आपका, न्यूट्रॉन हुआ आपका, ये सारे पार्टिकल्स जब बहुत ही हाई वेलोसिटी से एक्सेलरेट करके जा करके न्यूक्लियस पर बम्बार्ड करते हैं तो न्यूक्लियस टूटता है। जब न्यूक्लियस ब्रेक होगा तो उसमें से रिएक्शन स्टार्ट होंगे, एनर्जी आपको दिखाई पड़ेगी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फेनामेना वहाँ आपको ऑब्जर्वेशन में देखने को मिलेगा। तो अगर न्यूक्लियस की स्टडी करनी है तो हमें जो है कि हाई एनर्जेटिक पार्टिकल चाहिए। और भी केसेस हैं जहाँ पर हमको क्या है, हाई एनर्जेटिक पार्टिकल हमें चाहिए। तो अब किसी भी पार्टिकल को, कि कोई अगर मान लीजिए आपके पास चार्ज पार्टिकल है, और उस चार्ज पार्टिकल को अगर आपको एक्सेलरेट करना है, साइक्लोट्रॉन में पहली बात चार्ज पार्टिकल ही जो है एक्सेलरेट कर पाएगा, न्यूट्रल नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। इसके लिए बताएंगे क्यों करना, ऐसा क्यों है बताएंगे वन बाय वन करके। अब किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है, उसको हाई वेलोसिटी प्रोवाइड करनी है, यानी काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पोटेंशियल डेवलप करना पड़ेगा। आपको पता है कि एक पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल में किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो हमारे पास क्या था, पहले सबसे पहले हमारे पास था कि हम जो हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है ना जी। जो लीनियर एक्सेलरेटर होगा वो कैसे बनाएंगे हम लोग, देखो हमने कहा कि भाई हमने देखा एक प्लेट यहाँ लिया, दूसरी प्लेट हमने यहाँ ले लिया, इस पर रख दिया पॉजिटिव, इस पर रख दिया नेगेटिव, इसके बीच का पोटेंशियल हो गया V। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। अब अगर हमने कोई मान लो यहाँ से कोई पार्टिकल या प्रोटॉन, मान लो यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ रख दिया, सॉरी यहाँ पर हमने कोई पॉजिटिव चार्ज रख के छोड़ा, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको मान लो कि इसका जो चार्ज है वो Q है, पॉजिटिव Q चार्ज है। ये क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगा ऐसे, ठीक है ना। अब ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा ये एक्सेलरेट करेगा, और इस पर क्या है, इसके पास एक एनर्जी आएगी और ये राइट साइड की तरफ मूव करेगा। और जो इसके पास एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, इस पर जो फोर्स काम करेगा Q×E करेगा, तो इस पर फोर्स काम करेगा Q×E, और जो एनर्जी इसके अंदर आएगी वो कितना आएगी, Q×V एनर्जी आएगी, ठीक है ना। अब आप चाहो तो पोटेंशियल को बढ़ा करके इसकी एनर्जी को बढ़ा सकते हो। तो आपको पोटेंशियल को बार बार बढ़ाना पड़ेगा, और ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। ये बार बार आप इतना ज़्यादा इसको नहीं बढ़ा सकते हो आप, कि पोटेंशियल को बढ़ाते रहो। तो इसके लिए क्या है कि आपको लीनियर जो एक्सेलरेशन है, स्ट्रेट लाइन पार्टिकल को हम एक्सेलरेट करा सकते हैं, लेकिन उसकी लिमिटेशन है, बहुत ज़्यादा फास्ट उसको हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें साइक्लोट्रॉन की बात आई कि अगर इसको स्ट्रेट लाइन पार्टिकल ना चल के ऐसे घूम के रोटेट करे बार बार, और हर बार उसकी स्पीड क्या हो, बढ़ती जाए, तो उस तरीके से हम पार्टिकल की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, सिंपल पोटेंशियल लगा करके चार्ज पार्टिकल आपने छोड़ दिया, उसके पास एनर्जी डेवलप हो गई, वो होगी, लेकिन बहुत ही हाई एनर्जी आप उसको प्रोवाइड नहीं कर पाओगी। तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम किसी चार्ज पार्टिकल को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया, एक टेक्निक और लगाई गई कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की बात लोगों को समझ में आ गई, तो डिवाइस बनाई गई आपकी साइक्लोट्रॉन। जो साइक्लोट्रॉन है वो जो है
वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उसके अंदर दोनों बनेंगे, ठीक है ना। और उसमें जो है चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के इफेक्ट में क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, और उस टाइम पर चार्ज पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा बहुत ही ज़्यादा होगा। देखते हैं कैसे डिवाइस को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि हमारे पास जो साइक्लोट्रॉन है एक ऐसी डिवाइस है विच यूज टू एक्सेलरेट हैवी चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। मतलब हैवी चार्ज पार्टिकल को ही इसमें हम एक्सेलरेट करवाते हैं। लाइट को क्यों नहीं करवाते हैं? जो हल्के होते हैं उनको बताएंगे हम आपको बाद में जब लिमिटेशन पढ़ाएंगे उसकी को। अब देखो बेटा इसमें क्या है कि तो आपने देखा कि जो हमने बताया था आपका जो लीनियर एक्सेलरेटर होता है उसमें हम बहुत दूर तक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या हुआ कि बाद में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बनाया साइक्लोट्रॉन, और ये साइक्लोट्रॉन किस पर काम करेगा, आपकी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कौन सी फील्ड होगी? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। अब जो आपका जो चार्ज पार्टिकल है अब जो एक्सेलरेट करेगा वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं करने वाला है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में करेगा एक्सेलरेट, ठीक है बेटा जी। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो वर्ड हमने लिखा है ऑसिलेटिंग, ठीक है ना। ये ऑल्टरनेटिंग करंट इसके बाद आप पढ़ाएंगे तो उसमें आपको और भी क्लियर होगा, बट मैं आपको थोड़ा यहाँ समझा दूंगा जिससे आपको समझ पाए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग कैसे होती है ना, क्या इसकी मीनिंग होती है। तो आप पहले ये समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों में जो है वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, और उसका क्या है, उसकी एनर्जी स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाएगी, और जब बाहर निकलेगा वो चैम्बर के बाहर निकलेगा तो हाई एनर्जेटिक पार्टिकल होगा वो, और किसी न्यूक्लियस से बम्बार्ड करेगा तो न्यूक्लियस को वो ब्रेक कर देगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, क्या काम है इलेक्ट्रिक फील्ड का? ऑसिलेटिंग को छोड़ो, अभी बताता हूँ उसकी मीनिंग क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका यहाँ पर है, अगर इसमें आपने कोई प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल रख दिया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाता है, ठीक है ना। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा। क्या करेगा? ये जो है चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा, ठीक है ना। ये तो काम क्लियर है। अब मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर बना हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन को चेंज करता है, उसकी वेलोसिटी को नहीं बढ़ाता है, उसके मैग्नीट्यूड को नहीं बढ़ाता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन को, अगर चार्ज पार्टिकल मान लो आपने कहा कि अब मान लो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ बना बेटा जी? अपवर्ड डायरेक्शन में बना हुआ है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ फील्ड बना हुआ है, और चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर कर रहा है मान लो v वेलोसिटी से, तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है तो पाम फेस कहाँ जाएगा तुम्हारा? अपवर्ड जाएगा, थंब जाएगा नीचे की तरफ, तो ये चार्ज पार्टिकल ऐसे बेंड हो जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। आई थिंक इस बात को समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा दिया, और मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, चार्ज पार्टिकल को बेंड करा दिया, टर्न करा दिया। तो ये दोनों मिलकर काम करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है कि चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेट करे, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, उसको बेंड कर देता है। तो बार बार ऐसे घूम घूम के क्या आप देखोगे, बार बार रोटेशन करेगा और इसका पाथ बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ती जाएगी 1 by 1 करके, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। आई थिंक आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को बढ़ा देना, और मैग्नेटिक फील्ड का काम है चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज कर देना। ये दोनों मिल करके अपना वर्क करते हैं, ठीक है बेटा जी। इतनी बात अगर आप समझ गए तो डायग्राम से आप और भी क्लियर होगी। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज क्यों किया और मैग्नेटिक फील्ड का, दोनों को साथ में अगर हमने रखा, दोनों का काम क्या है ये आप समझ गए, ठीक है बेटा।
अब हम बात करेंगे, अभी आपको ये नहीं देखना कि साइक्लोट्रॉन जो डिवाइस है वो कैसी दिखती है, कैसा होता है। इन सब को जब हम डायग्राम बनाएंगे, वर्किंग एक्सप्लेन करेंगे तो हाँ आपको बताएंगे, ठीक है ना। अभी साइक्लोट्रॉन क्या है? साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जिसमें क्या है, चार्ज पार्टिकल, कोई भी हैवी चार्ज पार्टिकल जो है, जो उसको हम एक्सेलरेट कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, उसको हाई काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन, ठीक है बेटा जी। और आपको पता है साइक्लोट्रॉन के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों यूज करते हैं। इसके बाद हम प्रिंसिपल देखते हैं कि किस प्रिंसिपल पर काम करता है ये। तो मैंने अभी बताया आपको है कि अंडर द इफेक्ट ऑफ, आप ऐसे बोल सकते हो कि द वर्किंग ऑफ अ साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड ऑन the fact that under the effect of electric field a charge particle get accelerated। तो पहला प्रिंसिपल क्या बना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में आकर के चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा, और अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट मूव्स इन सर्कुलर पाथ। मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, उसको सर्कल में रिवॉल्व करा देगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, उसको एक्सेलरेट करेगी, उसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगी। यही प्रिंसिपल है किसका, साइक्लोट्रॉन का। और जो कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से उसकी वेलोसिटी को हम बढ़ा देते हैं, एक्सेलरेट करा देते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से हम क्या करते देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से चार्ज पार्टिकल अपने पाथ को सर्कुलेट कर जाता है। ये इसका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है बेटा जी। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन पर कि कैसे उसका कंस्ट्रक्शन है, और फिर वर्किंग की बात करेंगे, ठीक है। अब बेटा हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन की, ठीक है ना। अब यहां देख रहे हो ये एक मेटल का आपका हॉलो चैम्बर आपको दिख रहा है। जैसे आप घरों में क्या है देखते हो कि रोटी जो रखने वाला जो डब्बा होता है ना, उसी तरीके से ये मेटल का है, ठीक है ना। ये मेटल का आपने देखा होगा, तो ये मेटल का बना हुआ है। इसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने दो पार्ट में ऐसे कट कर दिया, एक पार्ट इधर निकाल दिया और एक पार्ट हमने इधर निकाल दिया। ये अंदर हॉलो है ना, आपको पता है अंदर हॉलो है, ऊपर की तरफ मेटल है। तो हॉलो मेटेलिक इवैक्यूएटेड चैम्बर्स, मतलब इवैक्यूएटेड मतलब क्या है कि अंदर आपका बिल्कुल वैक्यूम होना चाहिए, ठीक है, कोई अदर पार्टिकल्स या एयर पार्टिकल्स के अंदर नहीं होने चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको कट किया, कट करके बाहर निकाल दिया। एक आपका पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट आपका ये हो गया। ये दिख रहा है कैसे, जस्ट लाइक एज ए डी की तरह, अल्फ़ाबेट आ जाओगा ना आपका होता है, लुक लाइक डी, ए बी सी, कैपिटल डी की तरह। ये भी डी है, ये भी डी है, तो इसको लुक लाइक डी की तरह दिखता है, इसको बोलते हैं डीज। क्या बोलते हैं, डीज। और यहाँ इसको ये बोल, मान लो इसका नाम है D1, इसका नाम है D2। तो ऐसे बना होता है, ठीक है। बीच में एक गैप होता है, हम थोड़ा सा बीच में गैप रखते हैं। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो, ठीक है बेटा जी। तो इस तरीके से आपको वो जो इसका रियल स्ट्रक्चर होता है वैसे ही होता है। लेकिन जब हम लोग डेरिवेशन करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, जब उसका कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, तो हम ऐसा नहीं बनाते हैं, हम ऊपर वाले फेस को सामने रखते हैं। जो ऊपर वाला फेस नहीं दिख रहा, ऊपर वाला फेस ये सामने होता है, बीच वाला गैप आपको दिखाई होता है, ये वाला पार्ट जो है वो अंदर की तरफ होता है, ठीक है बेटा जी। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अब देखो बेटा जी, होता ये है कि जब हम डायग्राम बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, देखो ये जो हमने बनाया है, आपने इसको तो आप पूरा का पूरा समझ गए होंगे, 3D में आपको दिख ही रहा है कैसा होगा। इस डब्बे को आपने, मेटेलिक चैम्बर को आपने कट किया है, तो एक पार्ट इधर निकला, एक पार्ट इधर निकला। अगर आप ऊपर से देखो इसको, ये ऊपर वाला पार्ट आपको इधर दिखेगा, ठीक है ना। अगर इसको उठा करके जस्ट इसको सामने लेके आओ, इस वाले ऊपर वाले पार्ट को सामने लेके आओ, तो नीचे वाला पार्ट अंदर चला जाएगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो जब हम पिक्चर बनाते हैं तो देखो हमने क्या किया, ये ऊपर वाला पार्ट आपके सामने है, और जो नीचे वाला पार्ट होगा वो पेपर के अंदर चला गया होगा। आई थिंक मेरी बात, इसका ये टॉप व्यू हमने आपको दिखाया है, तभी आपको इसका टॉप व्यू आपको डी दिख रहा है। ये D1 है आपका, ये D2 है। अब बीच में जो गैप है वो आपको दिख रहा है, यहाँ पर गैप, ठीक है बेटा जी। इस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, बात वही है, बट इसको हमने क्या है थोड़ा सा चेंज किया है कि इसका टॉप व्यू, अगर का टॉप व्यू हम बनाए सामने, इसका जो बॉटम आपका है वो चला जाएगा पेपर के अंदर, तो ये सामने से आपको दिखेगा, सिर्फ आपको टॉप व्यू यहाँ दिख रहा है, ठीक है बेटा जी। अब हम क्या करते हैं, इसको हम जो है हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं ऐसे। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको देखो यहाँ से इस तरीके से, ये आपका ये है ऑल्टरनेटिंग सोर्स, इसे बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। इसकी मीनिंग बताता हूं मैं क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर।
ये क्या करता है, इसकी जो साइकिल होती है ये कुछ ऐसे होती है, देखो साइकिल इसकी कुछ ऐसे होगी। ऑल्टरनेटिंग जो है वोल्टेज होता है ऐसे, ऐसे होगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव आपका, ये नेगेटिव है। याद रखिएगा क्या करता है, ये अपनी पोलैरिटी, मान लीजिए ये आपका यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ पर ये नेगेटिव है। तो एक गिवन टाइम के बाद की क्या होगा, पोलैरिटी फिर चेंज कर देगा कि ये अप है ये डाउन है, फिर अप होगा फिर डाउन होगा। तो ये पोलैरिटी अपनी चेंज करता रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पर आ गया नेगेटिव। तो अल्टरनेटिंग जो सोर्स होता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, वो चेंज करता रहता है। और इतना हाई फ्रीक्वेंसी है कि मैं आपसे बता दूं कि ये पॉजिटिव जो है 1,00,000 बार, 1 सेकेंड में 1,00,000 बार चेंज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। जब यहाँ पॉजिटिव आएगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और जब यहाँ पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स खुद अपने आप को चेंज करता रहता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या ऑसिलेटिंग वोल्टेज बोलते हैं, जो कि ऑसिलेट करता रहता है। बैटरी में क्या होता है, बैटरी में आपने लगा दिया पॉजिटिव, लगा दिया नेगेटिव, तो ये हमेशा फिक्स रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन जो ऑसिलेटर होता है उसमें क्या होगा कि मान लो 1 सेकेंड अगर आपने रखा तो 1 सेकेंड में क्या है, अपनी पोलैरिटी ये चेंज कर देगा। एक टाइम रखोगे आप ना, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी उसी के बाद ये क्या करेगा, अपनी पोलैरिटी चेंज करता रहेगा। ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव बन जाएगा, फिर पॉजिटिव बन जाएगा, फिर पॉजिटिव बन जाएगा, फिर नेगेटिव बन जाएगा, ऐसे वो चेंज करता रहेगा एक टाइम, गिवन टाइम में। ठीक है बेटा जी, उसको मैं कैलकुलेट करूंगा। तो इसका काम यही है। तो आप कहोगे सर कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, तो वो चीज़ें चेंज होती रहेंगी। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर हम यूज करते हैं। ठीक है बेटा जी, काम कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ अभी। अब देखो क्या है, हम लोग क्या करते हैं, अब हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, क्योंकि पॉजिटिव बन गया नेगेटिव बन गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगी, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी कहाँ पर, क्योंकि पॉजिटिव से अगर ये वाला डी किसमें है बोलो, पॉजिटिव पर है, ये वाला डी आपका नेगेटिव में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से बनेगी, लेफ्ट टू राइट बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव बनती है। और जब ये होगा पॉजिटिव और ये होगा नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन जाएगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऑसिलेट करेगी, एक बार राइट में एक बार लेफ्ट में, एक बार राइट में एक बार लेफ्ट में, ये कंटिन्यू होता रहेगा। ये जो आपका फ्रीक्वेंसी है ना, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फिक्स नहीं रखेगा, एक बार राइट में तो एक बार लेफ्ट में, राइट में लेफ्ट में। जब ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा तो आ जाएगा लेफ्ट में डायरेक्शन आ जाएगी, और जब ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव, तो राइट में डायरेक्शन आ जाएगी। ये कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है बेटा जी, ये चीज़ें बस इतना ही आपको समझना है, और इसको मानना है आपको, कैसे हो रहा है इसकी मैकेनिज्म आपको मिलेगी अल्टरनेटिंग करंट में। तो ये चीज़ें आपने समझ लिया। ठीक है बेटा, अच्छा अब देखो क्या है, अब यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, टाइम के साथ साथ अपने आप को वो चेंज करती रहेगी और वो यहाँ पर एक्ट होगी। क्या अगर मैं आपसे पूछूँ तो क्या बेटा जी, ये जो मेटेलिक चैम्बर है, क्या यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्योंकि पूरा का पूरा ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये जो मेटल सरफेस है पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी मेटल सरफेस पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, और ये जो लाइन है नहीं, लाइन है नहीं, ये होल है, ये जाएगा, मतलब पूरा का पूरा एक गैप है, तो मैं लाइन ड्रॉ कर दिया हूँ ना, कट कर दिया आपने ऐसे ना, तो बीच में आप देखो। तो आप बताओ कि ये जब पॉजिटिव, यहाँ पर पूरा का पूरा पॉजिटिव है, यहाँ पूरा का पूरा नेगेटिव है मान लो, तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? आप कहोगे सर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये हॉलो है। आपको पता है कि हॉलो मेटल चैम्बर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो जहाँ पर इसमें तो यहाँ तो बिल्कुल जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा। हाँ, जो ये दोनों सेपरेशन, दोनों के बीच में जो गैप है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ये वाला पोर्शन चैम्बर के अंदर नहीं है ना। चैम्बर तो हाफ पार्ट इधर हो गया, हाफ पार्ट इधर हो गया, चैम्बर के अंदर वाले पार्ट में फील्ड आपका जीरो होगा। आप इस चीज़ को जानते हो। तो मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनेगा पूरे के पूरे जोन में, सिर्फ ये गैप में बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर नहीं बनने वाला है, इस पोर्शन में नहीं बने, क्योंकि वो हॉलो पॉइंट के, ये हॉलो जो है ना आपका, उसके पॉइंट, सारे पॉइंट उसके अंदर हैं। तो हॉलो, जब पता आपको हॉलो अगर स्फीयर है, हॉलो सिलेंडर है, चार्ज है, तो ऑटोमेटिक क्या उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए क्या किया इसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे लगाते हैं। तो पहले इस पिक्चर की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं हम लोग, कैसे लगाते हैं कि ऊपर एक लगा देते हैं मैग्नेट ऐसे, ये नॉर्थ का पोल हो गया, और ये आपका लगाते हैं नीचे की तरफ ऐसे,
साउथ हो गया। समझो इस बात को। तो अब नॉर्थ से क्या होगी, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, है ना, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी और निकल करके ये यहाँ आएगी, दिखाएगी ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। मतलब आप कहते हो कि डी, जो डी का सरफेस देखो ना, जी ऊपर वाले टॉप का, उस पर हो जाएगी परपेंडिकुलर। कहाँ हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ध्यान देना इस बात को, जो ऊपर का आपको दिख रहा है ना सरफेस D1 D2 वाला, अगर ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है तो D1 D2 का जो ऊपर वाला सरफेस है उस पर तो परपेंडिकुलर ही गिरेगी ना, ऐसे गिरेगी तो, है कि नहीं बेटा जी, और ऐसे निकल के आएगी। आई थिंक मेरी बात आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर आपको यहाँ बनाना हो तो कैसे बनाओगे, यहाँ बनाना हो तो क्योंकि ऊपर वाला जो सरफेस है वो आपके सामने है और बॉटम वाला सरफेस इस पेपर के अंदर है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, ऊपर की तरफ आपका क्या होगा, इस ऊपर की तरफ आपका नॉर्थ होगा और अंदर की तरफ आपका साउथ होगा। तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड होगी, वो आपको इनवर्ड दिखाई पड़ेगी। और मैग्नेटिक फील्ड ये नहीं देखती है कि आपका हॉलो सिलेंडर है कि सॉलिड है, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह एंटर कर जाती है। तो आपने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर हर जगह होगी ऐसे और ऐसे बनेगी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो कि नॉर्थ पोल कहाँ होगा, नॉर्थ पोल जो रीडर है, रीडर का जो फेस है, आपका जो फेस है वो हो जाएगा नॉर्थ पोल, और जो आपका पेपर है उसके नीचे क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो नॉर्थ पोल आपके फेस, मान लो आपका फेस आपका नॉर्थ है तो आपके फेस से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, पेपर के अंदर एंटर करेगी और जो नीचे की तरफ आपका साउथ पोल होगा, साउथ मैग्नेट होगा, उसके अंदर वो एंटर करेगी। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आप लेके चलोगे, ठीक है बेटा जी। तो ये आपकी हो गई मैग्नेटिक फील्ड। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। इट इज इंपॉर्टेंट कि इसको आप समझो तभी काम बनेगा आपका, ठीक है बेटा जी। अब देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे है और इसकी मैकेनिज्म कैसे है, ठीक है बेटा। अब बेटा जी हम लोग वर्किंग पे आते हैं, ठीक है ना। अब सारा का सारा हमारा सेटअप रेडी हो गया है। अब हमने क्या किया, हमने एक चार्ज पार्टिकल जो है, मान लो अल्फा पार्टिकल को हमने यहाँ से रिलीज रख दिया यहाँ पर, ये हमारा अल्फा पार्टिकल है, ठीक है ना। और जैसे हम अल्फा पार्टिकल यहाँ रखते हैं वैसे अल्फा पार्टिकल रखते हैं। तो यहाँ पर ये किस पे है, ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका निगेटिव है। मान लो ये जो आपने लगाया हुआ है, वोल्टेज लगाया हुआ है, वो आपका यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव है। तो क्या होगा, देखो कि जो आपका अल्फा पार्टिकल है वो, उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा। कहाँ काम करेगा, राइट साइड में आपने रखा है तो उसकी वेलोसिटी 0 थी। तब ये अल्फा पार्टिकल ये चल पड़ेगा ऐसे, यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पहुँचने के बाद इसकी स्पीड मान लो हो गई v1 हो गई, क्योंकि जब चला, जब तक अंदर रहेगा तब तक करेगा, एक्सीलरेट करेगा, 0 था। यहाँ पहुँचने के बाद उसकी स्पीड v1 हो गई। अब अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो उस अल्फा पार्टिकल को बिल्कुल सीधे ऐसे निकलना चाहिए था और किस स्पीड से, v1 स्पीड से आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो है, अंदर क्या बेटा जी, मैग्नेटिक फील्ड तो है ना। ये गैप बहुत छोटा है इसलिए इस गैप को उतना नहीं हम काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v1 हो गई। और v1 अगर यहाँ पर है तो आगे भी v1 ही रहेगी। क्यों, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही वेलोसिटी को बढ़ा सकती है। अब बताइए, जैसे एंटर किया तो इसको क्या है, यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड है। अब क्या करेगी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, अंदर की तरफ है। अब वेलोसिटी कहाँ, राइट साइड में है। तो अगर आपने v क्रॉस b लगाना स्टार्ट किया तो जिधर आपका v1 उधर आपने अपना हैंड रखा, अब पाम फेस कहाँ करोगे, अंदर की तरफ, तो थंब जाएगा तुम्हारा ऊपर की तरफ। मतलब इस चार्ज पार्टिकल पर जो क्या है, जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो आप कहोगे सर कि यहाँ से चार्ज पार्टिकल यहाँ से ऐसे सर्कुलेट कर जाएगा, ऐसे यहाँ चलेगा, v1 वेलोसिटी से इसको जाना था राइट में, ये सर्कुलेट कर जाएगा ऐसे, ठीक है ना। अब ये सर्कुलेट करने के बाद फिर यहाँ पर आ गया। तो बताइए, अगर ये कंप्लीट सर्कल बनाता है तो क्या होता है टाइम पीरियड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल चल रहा और सर्कल बनाता है तो उसका जो टाइम पीरियड आता है T इक्वल टू आता है 2πm/QB। ये आप जानते होंगे, तो टाइम पीरियड मैंने निकाला भी है। लेकिन यहाँ पर वो हाफ सर्कल कर रहा है। अगर वो हाफ सर्कल कर रहा है तो कितना टाइम लेगा, तो टाइम कितना लेगा, T इक्वल टू क्या लेगा, आधा लेगा, πm/QB टाइम लेगा। ये टाइम लेगा, मतलब ये पार्टिकल घूम करके यहाँ तक आने में कितना टाइम लिया, πm/QB टाइम लिया, ठीक है बेटा जी। अब देखो क्या होगा, अब जैसे ही ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा वैसे ही
यहाँ का जो आपका वोल्टेज है वो अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा। मतलब उसकी पोलैरिटी कब चेंज होने वाली है, पाई एम अपॉन क्यू बी टाइम में। ऐसा हम सेट करते हैं। तो आपने कहा कि जैसे यहाँ पहुँचेगा तो ये बन जाएगा आपका पॉजिटिव, ये क्या बन जाएगा आपका, बोलो, ये बन जाएगा आपका पॉजिटिव और ये बन जाएगा आपका निगेटिव। तो जैसे ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, और जैसे ये एंटर करेगा तो इसको इधर क्या मिलेगा, इधर निगेटिव मिलेगा, इधर पॉजिटिव मिलेगा, फिर ये एक्सीलरेट कर जाएगा, फिर यहाँ से करेगा एक्सीलरेट करेगा ये। आई थिंक, अच्छा बताओ, जब अल्फा पार्टिकल यहाँ से घूम करके यहाँ पर आया तो इस पॉइंट पर अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, v1 ही है, क्योंकि आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कभी भी क्या है, मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज कर सकती है। तो पार्टिकल की जो स्पीड है इस पॉइंट पर, सॉरी, स्पीड जो है वो तो v1 ही रहेगी। लेकिन अल्फा पार्टिकल जैसे इस गैप के अंदर एंटर किया उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। और कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, वो पॉजिटिव से निगेटिव मिला ऐसे। और क्योंकि पोलैरिटी यहाँ चेंज हुई, इसने चेंज किया पोलैरिटी अपन, तब जैसे अब यहाँ पर एंट्री किया करेगा तो यहाँ पर स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। अब इसकी स्पीड हो जाएगी यहाँ पर पहुँचते पहुँचते v2 हो जाएगी, क्योंकि v1 से एंटर किया था, अब हो गई v2। तो ये अल्फा पार्टिकल जब निकलेगा तो ये निकलेगा किससे, ये v2 से निकलना चाहेगा ऐसे ऐसे। अब ये v2 से निकलना चाहेगा बेटा जी, अब v2 से निकलना चाहेगा, लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो डायरेक्शन कहाँ पर, वेलोसिटी का डायरेक्शन, आपकी वेलोसिटी कहाँ पर है बेटा जी, लेफ्ट साइड में है। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, अंदर की तरफ है। तो अपना हैंड, अपना राइट हैंड कहाँ रखो, फोर फिंगर कहाँ रखो, अलोंग द वेलोसिटी रखो। पाम फेस कहाँ रखो, अंदर की तरफ। तो थंब आपका नीचे की तरफ आएगा, ठीक है बेटा जी। तो नीचे की तरफ आएगा तो ये फिर यहाँ पर बेंड हो जाएगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है इसलिए इससे बड़ा सर्कल बनाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि ये सर्कल जब बनाएगा, देखो ऐसे, ये ऐसे बनाएगा, ये छोटा है ये बड़ा है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या है, v1 है। अगर वेलोसिटी छोटी है तो सर्कल आपका छोटा बढ़ेगा, वेलोसिटी देखो यहाँ पर बड़ी, सर्कल आपका बड़ा बन गया। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। लेकिन याद रखिए कि जब यहाँ से घूम कर यहाँ आएगा तो फिर इतना ही टाइम में आएगा वो, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टाइम होगा वो पाई एम अपान क्यू बी होगा, क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो आर पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब घूम करके जैसे यहाँ पर आया तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या टाइम उसने लिया, उसने टाइम लिया पाई एम अपान क्यू बी। और इतने टाइम में फिर आपका जो वोल्टेज है वो अपनी पोलैरिटी चेंज कर चुका है, मतलब इसको क्या बना दिया उसने, प्लस, फिर क्या बना दिया, माइनस। फिर अल्फा पार्टिकल जब इसमें एंटर करेगा तो उसको क्या फील्ड मिलेगी, इधर प्लस मिलेगी इधर माइनस मिलेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनती हुई दिखाई पड़ेगी। अब फिर इसमें एंटर करेगा ये, इसकी वेलोसिटी फिर बढ़ेगी। अब यहाँ तक आया, इसकी वेलोसिटी हो गई v3। अब ये v3 से क्या होगा, अब ये v3 से आगे की तरफ निकलेगा ऐसे, ये v3 से, जब ये v3 से निकलेगा तो अब फिर इस पर क्या है, मैग्नेटिक फोर्स काम कर इसको टर्न करेगा ऐसे, ऐसे घूम करके ये रोटेट, हर बार रोटेट करेगा और हर बार क्या इसकी स्पीड बढ़ेगी ऐसे करते करते। और ये घूमते घूमते क्या है, ऐसे रोटेशन जब जब इसमें एंटर करेगा तब तब इसकी स्पीड बढ़ेगी और रेडियस बढ़ती जाएगी। और करते करते चार्ज पार्टिकल जो है ऐसे यहाँ से यहाँ पर एक विंडो होती है, और ये चार्ज पार्टिकल हर बार इसकी हर रोटेशन में इसकी स्पीड बढ़ेगी। और ये चार्ज पार्टिकल क्या है, हाई एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल होगा और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। और ये निकलेगा इस तरीके से, तो जा करके क्या करेगा, किसी भी टारगेट को हिट करेगा तो इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी और वो आसानी से उस टारगेट को ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो वर्किंग है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेट करते हैं हम इस टाइम पीरियड से, मतलब पाई बाई एम अपान क्यू बी टाइम के बाद हर बार क्या करेगी, ये अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगी। और हर बार अल्फा पार्टिकल को गैप के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मिलेगा उसी की डायरेक्शन में, जो उसको बराबर एक्सेलरेट करेगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। जैसे मान लो कि अगर मान लिया आपने कहा ये पॉजिटिव, ये मान लो आपने कहा कि यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव था, अल्फा पार्टिकल मान लो ऐसे गया और ये एक्सेलरेट किया, है ना, यहाँ पर वेलोसिटी उसकी v1 हो गई, है ना। फिर ये घूम कर आया, घूम के अगर आया ये, अगर ये पोलैरिटी चेंज नहीं होती तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता
और चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव कर ही नहीं पाता, मतलब ये करता ही नहीं एक्सेलरेट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगा है, राइट साइड में। इसलिए चार्ज पार्टिकल को हर बार अगर एक्सेलरेट कराना है तो यहाँ पर पोलैरिटी को हमें चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं, इसीलिए हम लोग आते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, जो कि अपनी पोलैरिटी को एक गिवन टाइम में π/m/qb में वो चेंज करता रहे और बार बार क्या है, अल्फा पार्टिकल को एनर्जी मिलती रहे। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल को सिर्फ बेंड करेगा, स्पीड को नहीं बढ़ाएगा। स्पीड तो हमेशा इसी गैप में बढ़ने वाली है। आई थिंक इस बात को आप लोग समझ गए, ठीक है बेटा। अब बेटा कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको हम देख लेते हैं, इसकी मैकेनिज्म अगर आपको क्लियर हो गई है तो। पहली बात है कि पार्टिकल जो आपका ये फ्रीक्वेंसी है, ये जो आपका ऑसिलेटर है, ये अब कितने टाइम में अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रहा है, तो उतने ही टाइम में अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रहा है जितने टाइम में एक हाफ सर्कल पार्टिकल अपना कर रहा है। हाफ सर्कल छोटा लग रहा है आपको, यहाँ पर बड़ा लग रहा है, तो आपको लगता है यहाँ पर टाइम कम लगेगा, यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टाइम जो है आर पर डिपेंड ही नहीं करता है। तो हर हाफ सर्कल में वो क्या करेगा, जितने भी हाफ सर्कल होंगे, चाहे ये हो, ठीक है ना। अगर इसमें अगर ये छोटा हाफ सर्कल है तो इसकी वेलोसिटी भी छोटी है, ये बड़ा सर्कल है तो इसकी वेलोसिटी भी बड़ी है, तो उतने ही टाइम में क्या है, अगर ये यहाँ से चलकर यहाँ तक लेता है 2 सेकंड, तो ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 ही सेकंड लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटा सर्कल है, आर छोटा इसका, तो इसकी वेलोसिटी भी तो कम है। और यहाँ पर क्या है, इसका आर अगर बढ़ा है तो आपको लगता है कि टाइम ज़्यादा लेगा, बट इसकी वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, इसलिए क्या है, ये उतने टाइम में ही हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा। अगला हाफ भी उतने टाइम में होगा, नेक्स्ट हाफ भी उतने टाइम में होगा। तो मतलब T = πm/qb जो है सेमी सर्कल का जो टाइम पीरियड है, ठीक है बेटा जी। और उतने टाइम में ही ये फ्रीक्वेंसी अपनी पोलैरिटी को भी चेंज करती है, जिससे कि अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में हेल्प मिले, ठीक है ना। तो pहला पॉइंट लिख लिया हमने। दूसरा आपको क्या आएगा इसमें आएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्या आएगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तब होगी जब पार्टिकल अपने लास्ट सर्कल को कंप्लीट कर रहा होगा। मतलब जिस टाइम पर पार्टिकल की रेडियस सबसे ज़्यादा होगी उसी टाइम पर उसके पास क्या होगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि हर बार क्या करेगा, हर बार जो है कि गैप में वो एक्सेलरेट होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। तो आपको पता है कि लास्ट वाले सर्कल में उसको सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलने वाली है। यानी कहने मतलब जब आपका आर क्या होगा, मैक्स होगा, तभी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी मैक्सिमम होगी। ये आप समझ गए इस बात को। तो आप सेंट्रीपिटल फोर्स से इस चीज़ को आप पॉइंट आउट कर सकते हो। कैसे? देखो बेटा जी, तो अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स लगाते हैं तो आप सर्कुलेट किससे करेगा? वो सेंट्रीपिटल फोर्स से करेगा। तो आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv²/r, mv max² max होगा, = फोर्स कितना होता है? qvb होता है। qvb आपको पता है ना, फोर्स कितना? qvb sin थीटा होता है ना, मैग्नेटिक फोर्स। क्या वही मैग्नेटिक फोर्स हमको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है? आपको बिल्कुल। तो q वेलोसिटी आपकी हो जाएगी मैक्सिमम, n2 आपकी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा जी, v max क्या होगा? यहाँ से हमने v max एक कट गया, तो यहाँ से निकलेगा आपका qbr max/m आ गया। तो पार्टिकल जो लास्ट सर्कल करेगा उसमें जो है उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो qbr max/m होगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 1/2mv² होगी। तो अब यहाँ पर पुट कर देंगे v² की वैल्यू ला करके यहाँ पर, तो जो आपका k max आपको मिलेगा वो मिल जाएगा q² b² r max² what 2m। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार पूछा गया है, इसलिए प्लीज़ इसको आप लोग ध्यान देना, आपको आगे चल के हेल्प करेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ठीक है बेटा जी। अब तीसरा पॉइंट है कि टाइम पीरियड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। इसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? आपको पता है, देखो ध्यान से, कि ये ऑसिलेटर का टाइम पीरियड ऐसे है, देखो यहां से लेकर के यहां तक पूरा का पूरा इसका टाइम पीरियड है। ठीक है बेटा जी। तो आप बताइए ये कितना है? ये तो T/2 है। ये जो आपका ऑसिलेटर है, उस ऑसिलेटर का जो टाइम पीरियड है, मतलब एक कंप्लीट साइकिल करने में जो टाइम ले रहा है वो कितना ले रहा है? T ले रहा है वो। ठीक है बेटा जी। अब बताइए कि ये ऑसिलेटर अपना
अपनी पोलैरिटी कब चेंज कर रहा है? ये जो ऑसिलेटर है अपनी पोलैरिटी, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव है। तो ये जो ऑसिलेटर है T/2 टाइम के बाद अपनी क्या है, पोलैरिटी चेंज कर रहा है। पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव था। तो मतलब ये होगा कि जो ऑसिलेटर का टाइम पीरियड अगर T है तो ऑसिलेटर T/2 टाइम के बाद अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा है। ये तो क्लियर है ना? देखो यहाँ से, यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव कब हो रहा है? T/2 के बाद हो रहा है। तो जब ऑसिलेटर अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा है कितने टाइम में? T/2 टाइम में, ठीक है ना? उतना ही टाइम तो इसको सर्कुलेट होने में लगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा उतने ही टाइम में पोलैरिटी उसने अपनी चेंज कर ली। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम आपने कितना माना है? πm/qb माना है ना? और इतने ही टाइम में ऑसिलेटर अपनी क्या कर रहा है? पोलैरिटी चेंज कर रहा है। इट मीन्स कि अगर टाइम, इसका टाइम पीरियड मान लो T है तो T/2 टाइम में, कितने टाइम में? T/2 टाइम में ऑसिलेटर अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा है। इसका मतलब जितने टाइम में अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा है उतना ही टाइम पार्टिकल को सर्कुलेट होने में लग रहा है। तो πm/qb ये जो है वो T/2 के बराबर होगा। ये इतने टाइम में ऑसिलेटर अपना पोलैरिटी चेंज कर रहा है और इतने टाइम में पार्टिकल सर्कुलेट कर रहा है, सेमी सर्कल बना रहा है, दोनों बराबर होंगे। तो T कितना होगा? 2πm/qb होगा। ये टाइम पीरियड होगा किसका? ये आपका ऑसिलेटर का। ऐसे में सेट करना पड़ेगा तभी जाकर काम बन पाएगा। मतलब इतना सेट कर दोगे तो बार बार πm/qb पोलैरिटी चेंज होती रहेगी, पार्टिकल उसमें एंटर करता रहेगा। पोलैरिटी चेंज हुई, पार्टिकल एंटर कर गया किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चेंज हो जाएगा, एंटर कर जाएगा, स्पीड आपकी बढ़ने लगेगी। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट, इसको समझो इस चीज को कि टाइम पीरियड ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या होगा? 2πm/qb होगा। और पोलैरिटी चेंज करने का टाइम क्या होगा? πm/qb होगा। ठीक है बेटा जी, इस चीज को आप लोग समझो। और देखो बेटा जी, आपका फोर्थ पॉइंट क्या है? बार बार पूछा गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो क्या होता है? F=1/T होगा और T क्या होगा? qb/2πm होगा। इसको हर्ट्ज में रख देंगे, 1/T रखोगे ना तो qb/2πm ये आपका हो जाएगा हर्ट्ज में। ठीक है बेटा जी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर निकालना ही होगी तो साइक्लोट्रॉन की, ये यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, 2πf होगी, qb/m रेडियन पर सेकेंड है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप 2πf रख दिया आप तो 2 से 2 कट जाएगा, qb/m हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या जो फ्रीक्वेंसी है साइक्लोट्रॉन की, वो ना तो रेडियस पर डिपेंड कर रही है पावर 0, ना तो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना। फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। वो इंडिपेंडेंट है, चाहे एफ की बात करो और चाहे एंगुलर की बात करो। ठीक है बेटा जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। 1 2 3 करके मैं डिराइव कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ आपको डाउट होगा डिस्कस करना बेटा। ठीक है, अब बेटा देखो इसकी हम पढ़ते हैं लिमिटेशन के बारे में। अब लिमिटेशन क्या है? क्या हम अगर साइक्लोट्रॉन का यूज करके हम किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, मैक्सिमम अप टू मतलब स्पीड ऑफ लाइट तक लेके जा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। इसकी लिमिटेशन है कि एक लिमिट तक ही। क्या साइक्लोट्रॉन की भी एक लिमिटेशन ये है कि चार्ज पार्टिकल अगर उसमें एक्सेलरेट करेगा, एक लिमिट तक ही उसकी वेलोसिटी हम बढ़ा सकते हैं। व्हाट हैपन इफ वी इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल टू द गिवन लिमिट? एक लिमिट के बाद अगर वेलोसिटी बढ़ने लगी और वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल होने लगी तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी वो देखो ध्यान से। आपको पता है कि पार्टिकल जब इसमें एंटर करता है ना, इस डी में, ये आपका D1 है, ये आपका D2 है, तो ये घूम करके जैसे यहाँ आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइम आने में टाइम लगता है πm/qb। उतने ही टाइम में इसकी पोलैरिटी चेंज होती है, तभी तो ये होगा, अगला होगा ना एक्सेलरेट होगा। यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पहले यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव था। तो पार्टिकल घूम करके जैसे यहाँ पहुँचा, कितने टाइम में? πm/qb टाइम में यहाँ पहुँचा, उसी टाइम में इसकी पोलैरिटी भी चेंज हो गई। इसका जो आपका हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, क्योंकि इसका जो T/2 कितना है? πm/qb होगा।
ठीक है ना, ये तो फिक्स होगा ना, ये इसका टाइम पीरियड कितना होगा 2 पाई अपान क्यूब, ये तो फिक्स है। इसी के हिसाब से इसको अपने आप को जैसे ही इसका जो इसके टाइम पीरियड का आधा टाइम होगा उसी टाइम पर इसको अपना कंप्लीट सर्कुलेशन करना है, पूरा कंप्लीट हाफ सर्कल कंप्लीट करना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में इसको क्या है उतना ही टाइम लेना है, इसके टाइम पीरियड का आधा, ये तो फिक्स कर दिया आपने। अब इसकी प्रॉब्लम ये है कि ठीक उसी टाइम पर यहाँ पहुँचना चाहिए जिस टाइम पर पाई एम अपान क्यू भी टाइम हो, ठीक है ना। फिर अगला तभी पोलैरिटी चेंज होगी और ये होगा एक्सलेरेट होगा, फिर आगे स्पीड बढ़ेगी, फिर ये बनाएगा इस तरीके से, फिर पाई एम अपान क्यू भी से आएगा, फिर जाएगा इस तरीके से। अगर वेलोसिटी जो है वो सपोज किया कंपेरेबल हो गई सी के, बढ़ाते बढ़ाते हमने उसको बहुत ही हाई स्पीड दे दिया, तो यहाँ पर मास जो है वेरी करने लगेगा। ये जो मास होगा पार्टिकल का, ये तो रेस्ट मास है, ये आपका वेरी करेगा, तो मास इज वेरिएंट, मास वेरी कर जाएगा। और जैसे पार्टिकल का मास वेरी करेगा तो यहाँ से यहाँ तक सर्कुलेट होकर यहाँ तक आने का जो टाइम है वो डिपेंड करता है मास पे। मास अगर बढ़ जाएगा तो टाइम बढ़ जाएगा, इसके मतलब ये होगा कि ये तो अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेगा लेकिन यहाँ पर पहुँच नहीं पाएगा। ये पार्टिकल घूम करके उसको यहाँ पर पहुँचना है उसी टाइम पर जिस टाइम पर इसने अपनी पोलैरिटी चेंज करनी है, ठीक है ना। तो आपने सेट कर दिया। अगर मास बढ़ने लगेगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो आप कहोगे सर कि पार्टिकल जैसे ही घूम के यहाँ आएगा ये अपनी पोलैरिटी चेंज कर चुका होगा, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो बिल्कुल आपस में सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगा, इसका t/2 और इसका टाइम आपस में सिंक्रोनाइज्ड नहीं हो पाएगा, जिससे कि पोलैरिटी चेंज होगी और उसमें क्या है कि पूरा का पूरा सिस्टम आपका काम करना बंद कर देगा। इसलिए मास बड़ा इंपॉर्टेंट है, मास का रोल प्ले करना, कि मास को हम बहुत हाई स्पीड नहीं कर सकते हैं, ठीक है बेटा जी। दूसरा यह है कि लिमिटेशन क्या है कि जैसे लाइट पार्टिकल आपने लिया, कोई लाइट पार्टिकल जो है हम साइक्लोट्रॉन में यूज नहीं करते। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की बात हमने की है ना, इलेक्ट्रॉन की बात किया हमने, इसको हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, हल्का होता है, ठीक है बेटा जी। तो इलेक्ट्रॉन अगर बहुत छोटा होता है और लाइट पार्टिकल है ये, तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी रैंडम बढ़ जाएगी, इसकी वेलोसिटी अचानक बढ़ेगी और वेलोसिटी के बढ़ने से क्या होगा, मास रैंडम बढ़ जाएगा। मास बढ़ जाएगा तो जो टाइम आपका है टी वो बढ़ जाएगा, वो फिक्स नहीं रहेगा, जिससे कि आपका जो ये टी है इससे सिंक्रोनाइज नहीं होगा। इसका मतलब जो है कैपिटल टी वो 2t के बराबर नहीं होगा। स्मॉल टी क्या है, स्मॉल टी वो टाइम है जिसमें ये अपना हाफ सर्कल कर रहा है, और ये हमेशा क्या है, इसका डबल करोगे तो इसके टाइम पीरियड के बराबर आएगा। तो पता है आपको है कि आप यहाँ से यहाँ तक आने मान लो स्मॉल टाइम टी लिया, अब स्मॉल टाइम टी का डबल करोगे इसके टाइम पीरियड से मैच कर जाएगा, वो यहाँ पर नहीं होगा, ये टाइम अगर बढ़ जाएगा तो, ठीक है बेटा जी। तो दूसरी लिमिटेशन ये हो गई कि हल्के पार्टिकल को हम साइक्लोट्रॉन के केस में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो तीसरा लिमिटेशन इसका है वो ये है कि अनचार्ज पार्टिकल को हम यूज नहीं कर सकते हैं। अनचार्ज्ड पार्टिकल को भी हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनचार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड काम करता ही नहीं है। तो न चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो, न तो मतलब आपने न्यूट्रॉन लिया तो न्यूट्रॉन न तो क्या होगा, न तो एक्सेलरेट होगा, न तो अपने पाथ से वो बेंड होगा। तो इस तरीके से जो है इसकी लिमिटेशन है 3, मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया, और इसकी थियरी को मैंने एक्सप्लेन किया, नोट्स में मैंने प्रॉपर लिखा हुआ है PDF में। जिस बच्चे को डाउट होगा वो हमसे डिस्कस करेगा। ओके बेटा, थैंक यू।